नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंच के इस कार्यक्रम में। और मंच के आज के हमारे मेहमान हैं घोसी से नए सांसद राजीव राय। घोसी वो स्थान जिसने पटकथा लिखी इंडिया गठबंधन या कहिए समाजवादी पार्टी के जीत की। ये वो घोसी का लोकसभा चुनाव नहीं है, ये घोसी का उपचुनाव है, यानी विधानसभा का उपचुनाव, जहां से अखिलेश यादव के पीडीए के नारे की शुरुआत हुई, जहां पर नारा पीडीए का और प्रत्याशी एक सामान्य जाति से आने वाले उम्मीदवार, और यही नारा उत्तर प्रदेश में चला। और मेहनत वहां पर राजीव राय की भी रही, क्योंकि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन उसके बाद भी जीत नहीं मिली। और यही परिणाम आपको घोसी लोकसभा में भी नजर आया और उत्तर प्रदेश में भी नजर आया। और जीत छोटी नहीं है, जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि जीत उन नेता के खिलाफ है जो ये दावा करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार बना सकते हैं, किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि वो ये तय करते हैं कि पूर्वांचल का वोट किधर जाएगा। राजीव राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मैं आपसे लूं, उससे पहले आपको बधाई कि आप चुनकर आए हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, जो कभी समाजवादी पार्टी के सदस्य कहिए या गठबंधन के साथी थे, वो एक तरीके से आपके साथ थे, लेकिन जब वो चले गए आपके साथ, तो उन्होंने ये दावा किया कि पूर्वांचल में विधानसभा के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का एक तरीके से प्रदर्शन था, वो उनकी बदौलत था, लेकिन आपने उनके बेटे को ही लोकसभा के चुनाव में मात दी। कैसे किया आपने? देखिए, उनका दावे पहली बार ऐसा नहीं है कि झूठे साबित हुए हैं। आपने कहा कि जब वो दावा करते हैं कि वो पूर्वांचल में हमारा जो भी परिणाम रहा उनके वजह से रहा, तो जो 2022 में हमारे साथ थे और सो कॉल्ड लेथल कम्बिनेशन चौहान साहब के साथ थे, तो हमारी घोसी में जीत हुई थी 21,000 वोटों से। और आप गवाह हैं, उसमें मैं इन्वॉल्व था उपचुनाव में। 2023 में उपचुनाव हुआ और उसी लेथल कम्बिनेशन के साथ जब भाजपा में चले गए तो हमारी जीत का मार्जिन हो गया 43,000 वोट। तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि जब वो हमारे साथ थे तो कितना हमारा नुकसान हुआ होगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ, बड़ी विनम्रता से आपने दिए, मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूँगा कि बड़ा नेता की परिभाषा क्या होती है। जो लगातार उल जुल बयान देकर मीडिया में छाया रहे, मीडिया के पत्रकारों को बुलाकर रोज़ इंटरव्यू देता रहे और ब्रेकिंग न्यूज़ चलता रहे, या वो जो ज़मीन पर दिखाए। अब ज़मीन के मैं उदाहरण दे दूं, हो सकता है कि आप एक घोसी के उपचुनाव और लोकसभा चुनाव के एक्सेप्शनल माने। उसी लोकसभा से 2019 में जब वो चुनाव लड़े थे अपने सिंबल पर, तो उनका वोट केवल 39,500 था, और बलिया से लड़े थे तो 35,000 था। ये उनकी असली हैसियत है। उनकी बेटी और परिवार के लोग जो ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़कर भी हार चुके हैं। तो बड़ा नेता की परिभाषा तो फिर तो बड़ा नेता बनना होगा तो लोगों को गालियाँ देना पड़ेगा, लोगों से बदतमीजी करनी पड़ेगी, पत्रकारों को पिटवाना पड़ेगा, रास्ते में बगल में खड़ा हो गया तो उसको पिट देना पड़ेगा। बड़ा नेता उलझुल बयानों से और अहंकार से नहीं होता। बड़ा नेता वो होता है जो विनम्रता से लोगों की सेवा करता है। तो ये चुनाव, मैं तभी भी कहा था, आपके चैनलों पर भी कहा था कि घोसी का विधानसभा का उपचुनाव ट्रेलर है और लोकसभा में मूवी दिखाएंगे। मुझे लगता है कि अब आप सबको भी 2-3 महीने के लिए नज़रअंदाज कर देना चाहिए। उनको टीआरपी के लिए दिखाते रहना, बोलते रहना जरूरी नहीं है। नहीं, आपने बहुत सारी बातें कही कि गाली देना, अहंकार। जरा खुल के बताइए, किसको गाली दी, कहाँ अहंकार दिखाया ओम प्रकाश राजभर ने? ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। हमने तो आपके चैनलों पर, आप लोगों की मदद आप कर रहे हैं, तो यूपी तक की आज तक की बात नहीं कर रहा हूँ, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर देखा था। क्या गाली नहीं दिया था महेंद्र पांडे जी को? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उन शब्दों को हम दोहरा नहीं सकते? सभ्य राजनीति में, सभ्य समाज में ऐसे शब्दों की जगह नहीं है। माँ बहन की गालियाँ नहीं दिया था, जूते मारने की बात नहीं कहे थे, एक बार नहीं अनेकों बार। इसी चुनाव में आप बड़े इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कल्पना करिए, स्टूडियो से बाहर जाइए और कहिए कि अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसको लूट लो, 9 लाख अपने पॉकेट में रख लो, 1 लाख दरोगा को दे दो, तो पुलिस आपको गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में अंडर सिक्योरिटी लेके चली जाएगी। इस चुनाव में जो व्यक्ति संवैधानिक पद की शपथ लेकर कैबिनेट मंत्री के रूप में खड़ा होकर मंचों से बोलता है कि अगर कोई गाड़ी जा रही हो तो लूट लो, 9 लाख अपने पॉकेट में रख लो, 1 लाख दरोगा को दे दो, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये संस्कार दिखाता है ना। जो व्यक्ति, सिर्फ मैं आपके चैनल में क्यों आया हूँ, बेबाकी से बोलने दीजिए, कि जो बात एक नेता या राजनीतिक कार्यकर्ता बोलता है तो 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 की भीड़ सुनती है। आपके माध्यम से अपनी बात को हम लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस डर से कि कुछ पत्रकार उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
उन्होंने 6 पत्रकारों को इसी चुनाव में पकड़वा के पिटवा दिया, मोबाइल छीनवा लिया उसी घोसी में। तो भैया आप कौन सी ऐसी गंदी बात या उल्टी सीधे बोल रहे थे कि आपको डर था? डर क्यों होना चाहिए? आपके सामने मैं आया हूँ, इसमें मेरा कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी हो सकता है कि मैं अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाऊँ। बगल में ट्रैफिक जाम में परमेश तिवारी नाम का एक नौजवान की गाड़ी फंस गई, उठ के पीट दिया। प्रधानों को धमकाया, अल्पसंख्यकों को धमकाया। निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष को खड़ा कर सभा में ये कहना ये जिला पंचायत अध्यक्ष है और इनका मालिक कौन? मालिक मैं। ये अहंकार नहीं है, ये बदतमीजी नहीं है, ये डरा कर धमका कर जनता का मालिक बनेंगे आप? ऐसे नहीं होता ना। जो उनके दोनों बेटे, याद होगा अगर आप अपनी लाइब्रेरी में जाएंगे तो मैंने तभी भी कहा था, यूपी तक पर ही कहा था कि इनके दोनों बेटे हमारे स्टार प्रचारक हैं। ये जितना बोलते हैं उतना मेरा वोट बढ़ता है। मैं आभारी हूँ दोनों का, तीनों का, कि वो बोलते गए और मेरा वोट बढ़ता गया। लोग जब तुलना करने लगे, 10 सालों से 14 में चुनाव लड़ा था मैं, 19 में सीट गठबंधन को चली गई थी। चाहे वहाँ बाढ़ आए, सूखा आए, कटान हो, कोरोना हो, लॉकडाउन हो, हर जगह सिर्फ मैं दिखाई दिया। और ये जो दोनों लोग थे, एक हर बार एक पार्टी बदल कर आ जाते हैं। ये तो और भी 2 कदम आगे। 17 में बलिया से लड़े बांसडी से, कुछ हज़ार लोग वोट दिए, सैकड़ों लोग इनके लिए झगड़ा किए होंगे, बूथों पर किए होंगे, हारे, वापस चले गए, लौट के नहीं आए। अगला चुनाव लड़ने चले गए बनारस हमारे गठबंधन से, वहाँ से भी हार गए, वापस नहीं गए। ये फिर राजनीतिक भ्रमण करते हुए, मैं हमेशा बोलता हूँ घुमंतु राजनीतिक जनजाति के प्रजातीय हैं, तो ये भ्रमण करते हुए घोसी आ गए, घोसी से बाहर फिर गायब हैं, फिर नहीं दिखाई दिए। तो जब तुलना करती है जनता ना, तो अब वो दौर गया। और देखो, मैं एक बड़ी बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से दर्शकों को, जब हर बार आप जाति का समीकरण जोड़ के अगर वोट देते हैं, तो फिर जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लोकतंत्र में चुनाव जीतने का कि मैं जनता के बीच में रहूं, मेरे गुरु जनेश्वर मिश्रा रहे हैं, श्रद्धेय नेताजी रहे हैं, चंद्रशेखर जी रहे हैं, कि अगर जनता के बीच से चुन कर आना है तो जनता के लिए करना होगा, जनता के साथ खड़ा होना होगा, दुख सुख में रहना पड़ेगा। अगर खाली जाति के नाम पर लोग जीतते गए तो फिर कॉन्सेप्ट ही ध्वस्त हो जाएगा, लोकतंत्र के जड़ पर चोट पहुँचाने की बात है। मुझे खुशी इस बात की है कि घोसी ने एक बड़ा संदेश दिया है कि अगर लोगों के बीच से चुन कर आना है तो लोगों के बीच में रहना होगा। और घोसी के मालिकों का, मैं कार्यकर्ताओं को, वहाँ के सारे बुजुर्ग नौजवान साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। आपको शायद पता हो, अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत है। और मेरा अहंकार नहीं, विनम्रता से कहूँगा, लेकिन फैक्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बड़ी जीत है ये, और 5 विधानसभा में पहली बार जीत है। तो कुछ तो संदेश घोसी से गया ना। मैं अपनी इसको अहंकार नहीं बता रहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के दुख दर्द के रहेंगे तो हर वर्ग से आशीर्वाद मिलेगा। इस चुनाव में जात का बंधन, धर्म का बंधन और पार्टी का बंधन तीनों ध्वस्त हो गए थे। नहीं, अब आपने बहुत सारी बातें कही एक तरीके से, और सीधा सवाल आपने उठाया ओम प्रकाश राजभर को लेकर। आपकी पार्टी में भी थे, तो अखिलेश यादव से आपने ये नहीं कहा कि क्यों ले रहे हैं इनको साथ में? अगर ऐसे, क्योंकि आपके इलाके के हैं, जानकारी तो आप ही देंगे। नहीं, ये बात सही है कि हमारे यहाँ थे, और गए भी इसीलिए कि जो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये एक आध और लोग हैं जिनको आप जानते हैं, उस पर आदरणीय अखिलेश यादव जी की आपत्ति थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मना करते थे कि इस तरह के शब्दों का हमारे यहाँ नहीं है, तो इनको घुटन महसूस होने लगा, तो वहाँ चले गए। अब बताइए, मैं उस व्यक्ति विशेष की बात भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन किसी भी वजह से हम अपने माँ बाप के अस्तित्व पर सवाल उठा दें कि अगर ये नहीं हुआ तो हम अपने माँ बाप के औलाद नहीं, वो नहीं हुआ तो हम अपने माँ बाप के औलाद नहीं, फिर लोग पूछेंगे कि आप क्या है। तो अब इस तरह के लोगों को तरजीह देना थोड़े दिन के लिए मेरे गुजारिश है कि लोकतंत्र के हित में, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, लोकतंत्र के हित में तो कुछ दिन तक दिखाना बंद कर दीजिए, ये इनकी ज़मीन पर आ जाने दीजिए। एक और नेता हैं जो ठीक चुनाव से पहले चले गए आपके इलाके के, हालांकि हैं वो बलिया के नारद राय, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, समाजवादी पार्टी से मंत्री रहे, विधायक रहे, उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य जो है वो बलिया नहीं है, मेरा लक्ष्य घोसी है, राजीव राय को हराऊंगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 3 दिन में तिरही कर दूंगा। ये उनका अपना बयान है जो मैं कोट कर रहा हूँ। राजीव राय के सामने नारद राय, क्या हुआ और आप उनको क्यों देख रहे हैं? क्यों वो आपका साथ छोड़कर चले गए? और उन्होंने आरोप ये लगाया कि मंच से अखिलेश यादव ने उनका अपमान किया है। पहली बार साथ छोड़ तो गए नहीं, पहली बार तो नहीं गए ना। और मैं कभी व्यक्तिगत हमले नहीं करता, लेकिन जिस तरह की भाषा का उन्होंने मेरे चुनाव में इस्तेमाल किया, हमारे समाज के लोगों ने भी और घोसी के लोगों ने भी जवाब दे दिया। अब वो बताएं आपके चैनल में आकर के अब तेरही किसकी होगी। देखिए, राजनीति में आप पार्टी बदल लें, अलायंस बदल लें और भाषा बदल जाए
ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और ये पहली बार नहीं है। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति का जवाब जनता ने दे दिया है, मैं उस निचले स्तर तक नहीं आऊँगा कि उनकी भाषा में जवाब दूँ। जनता ने जिसका तेरे ही करना था तेरे ही कर दिया। अब वो आगे समझे। अच्छा राजीव जी, चलिए ये तो घोसी की बात हो गई, घोसी की जीत, बड़ी जीत आपको हासिल हुई है। मेरा सवाल अब घोसी से आगे का है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज के डेट में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अभी अखिलेश यादव फैसला लेकर दिल्ली आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत की बजाय केंद्र की सियासत से अब साधेंगे। आगे की रणनीति क्या है समाजवादी पार्टी की? क्योंकि एक रीजनल पार्टी के तौर पर सबसे पहली लड़ाई तो उत्तर प्रदेश जीतने की, अभी तो वो तो आप जीते नहीं। विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के सामने आप लोग को हार का सामना करना पड़ा था। आप आगे की लड़ाई को कैसे देखते हैं और आज खुद को समाजवादी पार्टी कहाँ पा रही है? आगे की बात बताऊं से पहले पीछे मुड़ कर देखिए, 17 में हमारी कितनी सीटें थी, 22 आते आते 3 गुनी सीटें विधानसभा में हो गई। 19 में हमारी जो सीटें थी, 14 में जो हमारी सीटें थी, 24 तक आते आते 8 गुना सीटें हो गई। तो अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे, जनता के मुद्दों पर लड़ते रहे, सच को जनता के सामने बताते रहें, तो 27 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। मेरी रफ्तार बता रहे, हमारी रफ्तार बता रहे। दूसरी बात, जनता ने बड़ी जीत, आपने कहा कि यूपी तो जीते नहीं, लोकसभा में पिछले चुनाव में तो हम जीत ही गए हैं और विधानसभा में भी जीत जाएंगे। जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है और जिम्मेदारी विनम्रता से निभाया जाता है। मैं आपको आपके स्टूडियो में आश्वस्त करके जाता हूं, समाजवादी पार्टी को जनता ने जो भूमिका दिया है लोकसभा में, उस भूमिका का हम इस हद तक निर्वहन करेंगे कि जो भरोसा विश्वास लगातार हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, वो भरोसा विश्वास परिणाम में भी बदल जाएगा 27 के चुनाव में। अच्छा देखिए, जब अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया तो लोगों को लगा कि ये नारे का विषय है, हो सकता है कि गिमिक किया गया, कोई पॉलिटिकल गिमिक किया गया। लेकिन टिकट बांटे भी उसी तरीके से हमने देखा कि मेरठ जैसे सामान्य सीट पर अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को उतारा। वो नारा कहीं ना कहीं काम करता दिखा। अब मेरा सवाल ये है कि जब 2024 के चुनाव में ये नारा आपको सफलता दे रहा है, तो क्या मैं ये मानूं कि 2027 के लिए जब आप लोग इस रण की शुरुआत कर चुके हैं, तो 2027 में जो पीडीए परिवार है ये और विस्तार लेगा? आज जो आपके विरोधी हैं कल वो आपके साथी हो सकते हैं? पहली बात, पीडीए परिवार में मैं और आप भी आते हैं। वो बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि ए फॉर अगड़ा भी होता है, आदि आबादी भी होती है, हमारे जैसे पीड़ित अगड़े भी होते हैं, जिसके ऊपर इनकम टैक्स के छापे और आपको मेरे टिकट मिलने से चुनाव तक जाने कितने दर्जन एक तरफा नोटिस और आर्डर, और पूछा जा रहा है 5,000 अपनी माँ को क्यों दिया, 12,000 अपने परिवार में क्यों दिया, तो सब आते हैं। तो ये समीकरण, ये सोच लेना कि पीडीए खाली जो आपकी समझ है वही है। पीडीए में तो मैं भी हूँ, पीडीए में तो घोसी उपचुनाव भी हुआ था, चंदौली है, बलियाँ है, देख लीजिए ना। तो खाली नारे से नहीं चलता है। नारे तो जितने भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया उतना शायद ही किसी दुनिया की किसी पार्टी ने दे दिया हो। नारे की हकीकत जो कल तक देश को और हमको और आपको आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे थे, आज खुद दूसरों के ऊपर निर्भर होकर सरकार चलाने की उसमें आ गए। और कुछ और अब प्रशासनिक वो नहीं हुआ होता तो शायद आज सत्ता से बाहर होते, लेकिन जनता ने एहसास कराया है। तो देखिए आने वाले वक्त में कोई जरूरी थोड़े है कि 5 साल वही रहेंगे। नहीं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए, कई सारी क्लोज सीटें दिखी। जो लोकसभा के नतीजों में हमने देखा कि कई सारे क्लोज सीटें दिखी। क्या आप लोग अभी भी इस बात पर कायम है कि प्रशासनिक दुरुपयोग हुआ? संभल के हालांकि जीत गए वो शफीकुर रहमान बर्क के पोते वहां से, लेकिन उन्होंने कहा लगातार वोटिंग के दिन वो कहते रहे कि प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है। बदायूं में शिवपाल यादव के बेटे जीत तो गए, लेकिन वहां से भी इस तरह की आपत्तियां सामने। क्या आज आप लोग आज भी मानते हैं इतनी बड़ी जीत के बावजूद कि प्रशासनिक दुरुपयोग हुआ है? अगर प्रशासनिक दुरुपयोग नहीं हुआ होता तो हमारी कम से कम 60 सीटें आती हों, कम से कम 60 सीटें। बांसगांव, बदायूं, संभल, आपने अलीगढ़, आपने देखा अलीगढ़ में सिर्फ इसलिए हमारे प्रत्याशी को हरा दिया गया कि जब तांडव हो रहा था तो प्रत्याशी ने चीफ सेक्रेटरी के ऊपर आरोप लगा दिया था। वहाँ देखिए कितने ईवीएम से कितने डिस्कार्डेड वोट हैं, 5,000 से ज़्यादा ईवीएम से डिस्कार्डेड। मैं कल एक देख रहा था डेटा। तो इस तरह का अगर तांडव नहीं हुआ होता, इस चीज़ को भी जनता ने नोट किया है। तो अगली बार जब 22-27 का चुनाव होगा तो इतनी बड़ी मार्जिन होगी कि इनका तांडव भी काम नहीं आएगा। तांडव तो किया इन्होंने, प्रशासन तो किया, और पहली बार थोड़े हुआ है। आपने देखा ब्लॉक प्रमुख और पंचायत के चुनाव से देखा, महिलाओं की साड़ी खींचना, हमारे प्रत्याशियों को नॉमिनेशन फाइल ना करने देना, पिटाई करना, कपड़े फाड़ देना, तो सब लाइव हम आपके चैनलों पर देखे हैं ना। तो शायद इनका यही अहंकार है
कि ये लड़ाई अहंकार और संस्कार के बीच में रह गई। राजनीतिक संस्कार के ऊपर सत्ता का अहंकार जब हावी होने लगता है तो पतन निश्चित है, और इस सरकार का भी पतन निश्चित होगा। अच्छा, 2 छोटे-छोटे सवाल और लूँगा। अयोध्या से आप लोग जीते हैं, समाजवादी पार्टी जीती है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर कुछ लोग अयोध्या के लोगों को विलन बनाकर पेश कर रहे हैं कि भाई राम मंदिर भाजपा बनवाई और चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई। उस पर क्या कैसे अयोध्या जीत गए आप लोग? पहली बात, कुछ लोग नहीं, भाजपा का आईटी सेल है, और जिस अहंकार की बात कर रहा है उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। हमने, आपने, हमारे माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने, सबने हमें ये बताया है कि सृष्टि का रचयिता भगवान है, भगवान प्रभु राम भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं, हमारे आपके रूम रूम में हैं, कड़ में हैं, और ये लोग गाना गाने लगे कि हम राम को लाए हैं। अब इनके लोग कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, राम ने हमको अयोध्या से भगाए हैं। अब खाली अयोध्या में ही नहीं, राम निर्माण समिति के जो चेयरमैन थे उनके पुत्र भी हार गए हैं। तो प्रभु राम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने मर्यादा के लिए राजपाट को गद्दी ठोकर मार दिया, कि उनके नाम को बेच कर बार बार सत्ता में आए, और एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, दूसरी तरफ अहंकार और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बताइए, हमारे और आपके जिन प्रभु राम को हम जानते हैं, स्वीकार करेंगे इस बात को? अभी भी इनका अहंकार कम नहीं हो रहा है, तो शायद आगे प्रभु राम उसका भी रास्ता दिखा देंगे। अच्छा, जयंत चौधरी ने आज कल मंत्री पद की शपथ ली और आज हस्ताक्षर करके मंत्री बन गए हैं, ऑफिस में बैठ गए हैं। भाजपा के साथ जाते ही जाते उनके अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। 14 से आप संघर्ष किए, विपक्ष की राजनीति की है, आपको नहीं ऑफर आया? पहली बात, जयंत चौधरी साहब को मेरी बधाई और शुभकामनाएं। अच्छे दिन उनके उसी समय आ गए थे जब हमारे साथ गठबंधन किए और 8 सीटें जीत गए। अच्छे दिन उसी दिन आ गए थे जिस दिन सिर्फ 8 सीटें होने के बावजूद हमने उनको राज्यसभा भेज दिया, और आज मंत्री भी उसी हैसियत से है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा था। तो सबसे पहले जिस तरह मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ, जयंत चौधरी साहब को हमें धन्यवाद करना चाहिए था कि ना हम उनको राज्यसभा में 8 सीटों पर भेजे होते, ना वो मंत्री बने होते। और ये जहाँ तक दूसरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि इस छापे से लेकर और बीच के रास्ते तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया होगा? इसीलिए तो मैंने पूछा कि इतना इनकम टैक्स की छापेमारी जो आप किससे बता रहे देखिए, हैं? बड़ी बेबाकी से बोलूं तो उस साइड के लोग भी और हमारे जो व्यक्तिगत शुभचिंतक हैं, भैया जो आप बोल रहे हैं, भैया आप 14 से लड़ रहे हैं, क्या मिला, सब तो चले ही जा रहे हैं, आप चले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मैं कोई गलती किया हूं तो मैं किसी से माफ़ी मांग लूं, ठीक है? और मेरे जैसे व्यक्ति, अगर आप अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ समझौता कर दे, एक बार करिए तो दूसरी बार क्यों नहीं, दूसरी बार क्यों तो बार बार क्यों नहीं, तो निश्चित रूप से मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा। हर तरह के क्षेत्रों से, उनके केंद्रीय मंत्री से लेकर स्थानीय लोगों तक ने मुझे कहा, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस लायक समझे कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। बड़ी विनम्रता से उनको मैंने कहा कि ठीक है, आपने हमें इस लायक समझा, अगर वक्त आएगा तो हम, फिलहाल हमारी सोच में, जहन में ऐसी दूर दूर तक कोई बात नहीं है कि जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी को मैं छोड़कर कहीं जाऊँ। राजीव राय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप 2012 में जब अखिलेश यादव मतलब सीएम बने, और ये 2012 का जो कैंपेन था समाजवादी पार्टी का, आप अखिलेश यादव जी की कोर टीम के सदस्य थे, और मीडिया मैनेजमेंट से लेके तमाम चीज़ें जो हैं आपके उसका हिस्सा थी। तो क्या 24 में एक बहुत बड़ी वजह टिकट की ये भी थी? क्योंकि मुझे ध्यान है तमाम लोग, जब आपका टिकट हुआ, आपकी पार्टी के अंदर ही कुछ लोग इस बात को शायद आपके सामने ना बोलें, लेकिन इस बात को लेकर ये चर्चा हुई टिकट बदल जाएगा घोसी का। तो क्या अखिलेश यादव से जो बॉन्ड दोस्ती वाला था, वो एक बहुत बड़ी वजह थी 24 में टिकट की? मैं 12 में भी अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता था, 14 में भी कार्यकर्ता था, और आज भी उनका कार्यकर्ता हूँ। टिकट जो मिला, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे काम को देखा। उन्होंने अपने भाषणों में जाकर जब मेरे प्रचार के लिए गए तो उन्होंने वहाँ की जनता को याद दिलाया कि जैसे कोरोना काल में सारे लोग जब घरों में बैठे थे, और मैंने अपने तरफ का अनोखा स्कीम शुरू किया था। जब हमको एसपी का फ़ोन आया, लोगों को फ़ोन आने लगे कि लॉकडाउन हो गया, बाहर नहीं निकलने दे रहे, पुलिस पकड़ रही है, तो मान लीजिए हम और आप तो एक आध महीना रह लेंगे बिना खाए पिए, मैंने बिना कमाए खा पी लेंगे। जो दिहाड़ी मजदूर है वो क्या करेगा? मैंने एसपी जो अभी आजकल आजमगढ़ के एसपी हैं उनसे कहा कि आप बाहर नहीं निकलने देंगे और मैं अपने लोगों को भूखों मरने नहीं दूंगा। तो हमने एक अनोखी स्कीम शुरू की। हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए भाजपा वालों से। जो पुलिस हमें बाहर जाने से रोक रही थी, हमने एक अन्नपूर्णा स्कीम शुरू की, जो पुलिस को ही उसका कोऑर्डिनेटर बनाया, पुलिस को ही नोडल एजेंसी बनाया, और उसी पुलिस लाइन में हमने अनाज, दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर से पैकेट बनवाए 50-50 किलो के,
और वो वही पुलिस उन लोगों को पहुंचाने लगी। मैंने उसमें सहयोग किया जिनको ज़रूरत थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन सब तमाम कार्य, हमारे यहाँ जितने कोरोना में अनाथ हो गए, गोद लिया हूँ, आज भी वहाँ सिर्फ राजीव भैया ही लोग जानते हैं, वहाँ सांसद विधायक को कोई नहीं जानता है। तो उन्होंने मेरे काम को देख कर दिया। सिर्फ दोस्ती में अकेले राजीव राय थोड़े होंगे, जाने कितने उनके होंगे। तो अगर मेरा काम नहीं होता, और मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पर तमाम जो आप कह रहे हैं वो सच्चाई है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। जो आप सुनते थे वो सच्चाई है, कुछ लोग और थे मैं भी आपकी सुनता पार्टी था। नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं तो अपन धन्यवाद दूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, इस तमाम इन सब बातों के बावजूद उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और आज वो खुश होंगे कि उनके भरोसे को मैंने न सही साबित किया, बल्कि ऐतिहासिक रूप से वो जीत दर्ज करा के उनके खाते में डाली। एक सवाल और है राजीव जी, क्योंकि एक शब्द होता है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री यूज़ किया करते थे अशोक गहलोत, की पॉलिटिक्स में रगड़ाई बहुत ज़रूरी है। और आप सांसद बने, इतना आप लोगों का संघर्ष भी लंबा रहा और लंबे टाइम आप लोग फील्ड पर रहे, और टीवी डिबेट्स में भी हम आपको देखते रहे, तो काफ़ी लंबा पॉलिटिकल तजुर्बा है और आप सांसद हो गए हैं आप। लेकिन कई लोग आपकी पार्टी में ही इस बार शायद फरवरी में उनको पता भी नहीं रहा होगा कि उनका टिकट होने वाला है, और मार्च अप्रैल में टिकट हुआ और वो सांसद हो गए। कई लोग हैं जो पहले बीजेपी में भी 2014 में कई लोग ऐसे जीते थे, इस बार अपोजिशन से भी जीते हैं। तो ऐसे युवा नेताओं को आपकी कुछ सलाह है, क्योंकि वो अभी 25, 26, 27 साल के होंगे और आप लोग एक बड़े तजुर्बे के साथ पार्लियामेंट में जा रहे हैं। तो एक यंगस्टर को अपनी पार्टी के ही और अपोजिशन पार्टीज़ के ही आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, जो भी यंगस्टर्स हैं अचानक आते हैं, उनको बधाई, शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामना। और एक सलाह कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अभी आपको मिल गई, कुछ लोग संघर्ष के बाद मंजिल मिलती है, कुछ लोगों को मंजिल मिलकर संघर्ष करना पड़ता है वहाँ टिके रहने के लिए। तो आपकी जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा बड़ी है कि वहाँ टिके रहो। इसलिए डोंट गेट कैरिड अवे कि मैं बन गया इसी उम्र में, और उनके ऊपर अगर लोगों ने भरोसा किया है, राजनीतिज्ञों ने भरोसा किया है, तो जितना बड़ा भरोसा उतनी बड़ी जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से अगर निभाएंगे तो उज्जवल भविष्य जब हमारे उम्र में आएंगे तो कहाँ तक जाएंगे। और अगर वो बहक गए तो जिसको मुझे तो जो हम दोनों तीनों हमारे नौजवान साथी हैं, उनको देखने से, बात करने से लगता है कि बड़े सूझबूझ वाले हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, और आगे उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। एक सवाल और है मेरा, क्योंकि कई लोग फर्स्ट टाइम के इस बार एमपी हैं, यूपी ने कई सारे नए फर्स्ट टाइमर्स इस बार दिए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका पहले चल रहा था कि शायद वो इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगे, और लेकिन वो अलग चुनाव लड़े, और सपा से भी लड़े और भाजपा से भी लड़े और चुनाव जीत गए, है ना? तो उनको, क्योंकि मतलब कैसे आप देखते हैं कि अगर आपको लगता है कि अगर बीएसपी नहीं आ रही है, अगर एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी अगर आ जाए, तो आपके अलायंस के लिए और बेहतर रहेगा 27 के लिए, 2027 के लिए? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, इसका जवाब मैं स्टूडियो में बैठकर आपको नहीं दे पाऊंगा। अभी तो जीते हैं, पार्लियामेंट शुरू होने दीजिए, लोग बैठेंगे, 27 तक बहुत सारी बातें होंगी, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व को सही लगेगा चुनाव के पर्सपेक्टिव से उसको करेंगे वो लोग। राजीव राय जी, जो नतीजों के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो तस्वीरें आई हमारे सामने, वो बिल्कुल हम बने तुम बने एक दूजे के लिए टाइप की तस्वीरें थी। लेकिन इंडिया गठबंधन के देश भर में जब हम इंडिया गठबंधन पर नज़र मारते हैं तो दो मॉडल हमारे सामने हैं। एक मॉडल है महाराष्ट्र और बंगाल का, महाराष्ट्र और बिहार का, लोकसभा चुनाव भी साथ लड़े, विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे। एक मॉडल है दिल्ली का, लोकसभा चुनाव साथ लड़े, विधानसभा चुनाव भैया अलग अलग लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में कौन सा मॉडल देखेंगे? अभी बहुत प्री मैच्योर क्वेश्चन है, अभी मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। अभी सफलता मिली है, मैं जैसा बताया, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अभी अभी तो परिणाम आए हैं, अभी समीक्षा होगी, बैठक होगा, दोनों राष्ट्रीय नेतृत्व अगर हम चाहेंगे कि साथ लड़ें, लेकिन फिर अगर दोनों राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर अपना सहमत होंगे तो हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, जो आदेश होगा उनको जिताएंगे। लेकिन आपको लगता है कि साथ लड़ना चाहिए? आप एक मुझे सीनियर लगता मेंबर है हैं कि अगर पार्टी इस बार जनता ने आदेश दिया, मेरा व्यक्तिगत मामला, इस मामले में मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से या कोई अभी बात नहीं, मौका भी नहीं मिला बात करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर जनता ने पसंद किया है, हमारी बातों को पसंद किया है, हमारे संघर्ष को पसंद किया, हमारे एक साथ आने को पसंद किया है, तो अगला चुनाव भी अगर साथ लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये अभी बहुत प्री मैच्योर है। दोनों राष्ट्रीय नेतृत्व बहस आपस में बैठकर डिस्कशन करेंगे, जो सही लगेगा करेंगे, और हम अब कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। एक बात और कि नतीजों के बाद मायावती जी ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने
मुस्लिम समुदाय को बहुत जिसे कहते हैं कि लताड़ा और कहा कि मैं टिकट वेस्ट करती हूँ, बर्बाद करती हूँ मुस्लिम समुदाय के लोगों को देख के शायद। आपको लगता है कि अब पिछले विधानसभा चुनाव और मौजूदा लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का जिस तरीके से पैटर्न समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा है, तो ये अखिलेश यादव ने ये जो अपनी सोशल इंजीनियरिंग पे काम किया था, वो अब एक सॉलिड शक्ल ले चुकी है उत्तर प्रदेश में? मायावती जी ने पहली बार ये नहीं कहा है, परसों पहले मेरठ में भी कहा था कि अगर जहाँ आ रहा आप बीजेपी को ट्रांसफ़र कर दो। और माइनॉरिटी के लोग या समाज के किसी वर्ग के लोग समझते नहीं कि क्यों बार बार आप सीटें बदल देती हैं। आपने आजमगढ़ में लास्ट टाइम में क्यों कर दिया, किसके कहने पर कर दिया। तो आप जब आपकी जिस सरकार से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, उसी सरकार के लिए आप सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। और फिर मैं बोला, आप जिस सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जात का गठबंधन कर रहे हैं, मैं उसे फिर कह रहा हूँ, देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज पीड़ित वर्ग का हो गया है, जिनको वो लाभार्थी कहते थे कि हम बहुत बड़ा लाभार्थी पैदा कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ग है तो पीड़ित वर्ग है, उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, माइनॉरिटी के लिए भी आते हैं, नीचे वाले भी आते हैं। हम में आपकी किसी की आमदनी दोगुनी तीन नहीं हुई, लेकिन महंगाई देख लीजिए। तो जो पीड़ित वर्ग है वो इनको अब जवाब दे रहा है। इसको बांट देना कि सोशल इंजीनियरिंग कर लिए, मैंने वही उदाहरण दिया कि जब नौकरी नहीं लगता है, बच्चा बेरोजगार होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है, इलाज नहीं होता है, भ्रष्टाचार कम नहीं होता है, तो समाज के सभी वर्ग उससे पीड़ित है। अखिलेश यादव ज़ाहिर तौर पे इतने बड़े मैंडेट के साथ सांसद बने हैं, अपनी विधायकी छोड़ रहे हैं। आपके हिसाब से आप एक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। आपके हिसाब से नेता प्रतिपक्ष के लिए कौन लोग सही कैंडिडेट हो सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में? इसका मैं सलाह अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को उस फोरम पर दूंगा, स्टूडियो में नहीं दूंगा। अच्छा, एक सवाल और, अखिलेश यादव ने टिकट देने से पहले आपसे क्या कहा था, और टिकट जब आपने जीत हासिल कर ली तो उसके बाद क्या कहा? टिकट देने से बहुत पहले ही कहते रहे कि आप चुनाव लड़ोगे। एक दिन जब फ़ोन आने लगा था, मुझे पता चला टिकट मिल गया, और लगातार वो हौसला अफजाई करते रहे और बोलते रहे कि हमारे सर्वे में आप जीत रहे हैं, हमने जीती हुई सीट पे इसको रखा हुआ है। वो हौसला देता रहा। मैं भी जान रहा था मैं जीत रहा था। मैं जीत और हार के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं उस मार्जिन के लिए लड़ रहा था जो बड़े बोले नेता को उनकी असली वजूद, या मैं उस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो उनकी ताकत का एहसास आप लोगों को कराए कि वो कितने ताकतवर है। और मुझे लगता है कि उस मार्जिन के बाद उस ताकत का एहसास आप लोगों को हो गया होगा और सच्चाई जनता के सामने आ गई है। लोकसभा के चुनाव तो हो गए, अब अगली जो लड़ाई होगी वो विधानसभा की होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है और जो परिवार है, वो सारा का सारा संसद में बैठेगा, तो विधानसभा की लड़ाई कौन लड़ रहा है? इसकी चिंता मत करिए। जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो विधानसभा में बैठे हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधानसभा में थे ना, नेता प्रतिपक्ष थे, लड़ाया ना पूरे उत्तर प्रदेश में और ऐतिहासिक जीत दिलाए ना। तो फिर जब लखनऊ से बैठकर दिल्ली में जीत दर्ज करा सकते हैं, तो दिल्ली से बैठकर न सिर्फ यूपी बल्कि कई राज्यों में करा देंगे वो। थोड़ी देर पहले ही ना अविनाश पांडे का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, कैंडिडेट से आवेदन तक मंगवाए जा रहे हैं, ऐसी बातचीत की जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के लेवल पर अब विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है, किस लेवल पर कब तक शुरू हो रही है? हम लोग 22 के बाद से तैयारी कर रहे हैं, 22 का चुनाव हारने के बाद से तैयारी कर रहे हैं। राजीव जी, जैसा आपने बताया कि कोरोना के टाइम में आपने कैसे अन्नपूर्णा स्कीम बनाई, तो अब जीत के बाद आपने ऐसा क्या-क्या सोचा है कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके? देखिए, मैं वो इंसान हूँ जिसके दिल, दिमाग और ज़ुबान में एक ही बात रहती है। मैं ज़्यादा बातें इधर-उधर का नहीं बोलता कि याद करता रहूँ कि पिछली बार क्या बोला था। जो भी मैंने अपने वादे जनता से, अपने मालिकों से किया है चुनाव प्रचार के दौरान, आपके वहाँ जो स्थानीय रिपोर्टर है उनके कैमरे में भी वो कैद है। एक एक वादा मेरे लिए सबसे, मैं जिस इलाके से आता हूँ, बेहाल बुनकर, बदहाल किसान और बेरोज़गार नौजवानों का इलाका है। हमारे यहाँ बुनकरों का इलाका है और नेताजी के ज़माने से उनको फिक्स रेट पर बिजली मिलती थी। देखिए, हमारा जो पूर्वांचल का इलाका है, भौगोलिक स्थिति से ऐसा है कि बहुत उद्योग कारखाने वहाँ सक्सेस नहीं हो पाए। कम से कम बुनकरों को, अपने परिवार को, लोगों को पेट पालते पोसते थे। वहाँ बिजली का दाम बढ़ा दिया गया, फ्लैट रेट ख़त्म कर दिया गया, जीएसटी लगा दिया गया। जो बुनकरों की नगरी कहते थे, वहाँ के बच्चे पलायन कर रहे हैं। वहाँ जरी का काम बंद हो गया है।
वहाँ लोग वहाँ से भाग रहे हैं। तो जिन उद्योग धंधों को बंद कर दिया गया, वो जो बेरोजगार नौजवान हैं, मेरे स्कूल कॉलेजेस चलते हैं, मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है कि अब मैं अपने बच्चों को भी वहाँ, ऐसा तो है नहीं कि हमारे मऊ में चाहे घोसी लोकसभा मेरिटोरियस बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे नहीं हैं, सुविधाओं का अभाव है, उन सुविधाओं को दूंगा। बेरोजगारी पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो हमारी रूरल सड़कें हैं वो टूटी हुई है, जो हमारे भौगोलिक स्थिति को सूट करता है। खाली मीडिया के लिए कि मैं एक फाउंडेशन कर दूं, एक इनाग्रेशन कर दूं और पता चले कि 1 साल बाद वो कंपनी या फैक्ट्री या वो उद्योग बंद हो गया। आजमगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च किए थे ना हवाई यात्रा, पता करिए क्या स्थिति है उसकी। तो जो स्टडी करके वो सूट करे, ऐसी चीज़ मैं शुरू करूँगा कि हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारे, वहाँ के लड़कों को रोजगार और नौकरी दे। सबको सरकारी नौकरी की तो गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हमारे बच्चे बेरोजगार रहे हो ही नहीं। जब बच्चे बेरोजगार होते हैं तो एंटी सोशल एलिमेंट के सबसे बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं। मेरी चिंता वहाँ है। तो मैं उस जो वादे किए थे सब पे काम करूँगा, बिना फुल स्टॉप कमा के। आप हर साल मुझे स्टूडियो में बुला के रिपोर्ट कार्ड पूछते रहिएगा, मैं देता रहूँगा। आपको खुशी होगी कि औरों से बेहतर कर रहा हूँ। राजीव जी, नतीजों के बाद एक बहस चल रही है कि ठाकुरों की बड़ी नाराजगी थी बीजेपी के साथ और योगी आदित्यनाथ ने उस नाराजगी को दूर करने के लिए कुछ किया नहीं, ऐसा है क्या? कौन सा वर्ग खुश था? अभी तो बता रहा था ना, जो मैं नौकरी वाला जो उदाहरण दिया, जानबूझ के दिया। नौकरियां नहीं लग रही थी, पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, तो ठाकुर के बच्चों को भी नौकरियां नहीं लगी। ऐसा नहीं है कि राजीव राय के बच्चों को नहीं लगी तो ठाकुर साहब को लग गई, या जाटों को नहीं लगी तो उनको लग गई। समाज के हर तबके को सरकार ने दर्द दिया है, पीड़ा दिया है, झूठ बोला। आप लोग एक एहसान कर दीजिए देश के ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री जी के 14 से पहले भाजपा नेताओं के भाषण, चाहे जीएसटी के मामले हो, एफडीआई का मामला हो, डॉलर के बदले रुपए की कीमत का मामला हो, पेट्रोलियम का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, देश का सम्मान का मामला हो, एक दिन पैकेज चला दीजिए और देश की जनता को फैसला लेने दीजिए कि क्या उन मुद्दों पर क्या हुआ है। सवाल तो जहाँ सत्ता पक्ष से होने चाहिए उतने हो नहीं रहे हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका, मैं व्यक्तिगत मत लीजिएगा, लेकिन ये सच्चाई है कि सवाल नहीं होते हैं। सवाल होते हैं, आप थकते नहीं, आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं, तब इन सब सवालों से तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा ना। आप लोग तो मीडिया के साथ ही समाज के और सत्ता को आईना दिखाने वाले हो। आप आईना दिखाने का काम, आईना दिखाने के बजाय अगर आप मेकअप का काम करने लगे तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि जो मीडिया सत्ता को और समाज को और विपक्ष को भी आईना दिखाता था, आज सत्ता पक्ष के लिए मेकअप का काम करने लगा है। जी, इंडिया गठबंधन के ही एक सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को आला कमान हटा देगा। क्या उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भी ऐसी कोई चर्चा है क्या? मैं बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भाव भंगिमा उस दिन मैंने गठबंधन में आप लोगों के चैनलों पर देखा, तो मुझे लगा कि चिंतित वो भी हैं। बड़े सवाल आपको पूर्वांचल से बाहर, जरा पूर्वांचल की फिर से बात करते हैं। मुख्तार अंसारी का निधन हुआ और अफजाल अंसारी चुनाव लड़े गाजीपुर से। कहा यह गया कि उसका असर सारे इलाकों में देखने को मिला। क्या अफजाल अंसारी का सहयोग राजीव राय को भी मिला चुनाव में? समाज के जिस बेटे और भाई ने 10 सालों तक बिना किसी पद पर रहे, चुनाव हारने के बावजूद, टिकट न मिलने के बावजूद, जो सहानुभूति की लहर थी, मुझे सबका सहयोग मिला। एक व्यक्ति विशेष की बात करने का मतलब नहीं, मुझे सबका सहयोग मिला। और आप वोट के पैटर्न को देखेंगे तो सबका वोट मिला। बहुत रेयरेस्ट केस हुआ होगा जहाँ कोई समाज का हिस्सा नहीं था जिसका थोड़ा बहुत या ज़्यादा आशीर्वाद नहीं मिला। तो मैं ये क्रेडिट घोसी की जनता को दूंगा, घोसी के भाग्य विधाताओं को दूंगा कि उन्होंने एक बड़ा मैसेज, फिर आऊँगा, बड़ा मैसेज दिया है कि जात, पार्टी, धर्म, मजहब सब एक तरफ, जो उनके दुख सुख में खड़ा रहे वो एक तरफ। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए भी आपसे पूछा क्योंकि आप जहाँ से जीते, मऊ का वो इलाका मुख्तार अंसारी का भी रहा है। जिस तरीके से आरोप लगाए हैं उनके परिवार ने निधन को लेकर, जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई जेल में, आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण पर? आपको क्या लगता है? आरोप लगाए तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए। और पूरा माइनॉरिटी इंडिया गठबंधन के साथ था, हर जगह मिला। ये जो परिणाम आपने घोसी में देखने को मिला, देखा आपने बगल का आजमगढ़ में देखा, पूरे प्रदेश में भी देखा आपने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखा। तो लोगों को जब पीड़ा हुई तो उसका जवाब तरह तरह से दिए। और आरोप लगने पर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच तो होनी चाहिए। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया
इस बार 2 सीटों पर आपके साथ रहे, जो देखने को मिला। उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया था, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं। लेकिन जब प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की रैली थी, तो उनके आने से पहले उस मंच पे समाजवादी पार्टी के साथ जनसत्ता दल जिंदाबाद के भी नारे लगे और तमाम जनसत्ता दल, जो कि राजा भैया की पार्टी है, उनके लोग आपके पार्टी के साथ घूमते नजर आए। और यहाँ तक कि जीत के बाद जो कौशाम्बी से नए सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज, उन्होंने मुलाकात भी की रघुराज प्रताप सिंह से। क्या वापस आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में वो? नहीं, अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है, और जिस बात की अभी हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं है उस बात को मैं क्या जवाब दूँ। ये सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार के होता है कि चुनाव बीतने के बावजूद जो लोग, अभी हम सारे मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं तो सारे हमको वोट थोड़े दिए होते हैं, लेकिन ये सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार है। उस नौजवान साथी ने अच्छा काम किया, वहाँ गए, और जो भी सहयोग करे उसका धन्यवाद तो करना ही चाहिए। नहीं, उन्होंने, राजा भैया ने ये भी कहा कि अब मतभेद जो है हमारे खत्म हो चले हैं, अब कोई मतभेद नहीं अच्छी है। बात है, राजनीति में कौन सा ऐसा लकीर खींच गई कि आगे पीछे नहीं होगा। अगर मतभेद खत्म हो, दोनों नेतृत्व तो फैसला कर ले तो अच्छी बात है। धनंजय सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? आपने देख लिया उनकी राय को, वो तो हमारे यहाँ भी आ गए थे कल तक। जो देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा, घोसी के चुनाव में मुझे बड़ी अजीब सी स्थिति देखने को मिली। घोसी चुनाव में देश का शायद ही कोई ऐसा लोकसभा का चुनाव होगा जिस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, 20-20 मंत्रियों से भी काम नहीं चला। तो एलजी साहब तक को उतार दिया गया है, गांव-गांव संवैधानिक पद पर हैं, उससे भी काम नहीं चला। तो तत्काल जैसे व्यवस्था होती है ना ट्रेन में टिकट रिजर्व करने की, तत्काल सिस्टम से नेताओं को आयात किया गया। दूसरे पार्टी जैसे एक शख्स का भी आप नाम थोड़ी देर पहले ले रहे थे, जो हमारी 13वीं करने आए थे, ये भी जो जौनपुर से जिनका नाम आप ले रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो आ गए हमारे चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने भाजपा का। तब इसके बाद अब आपने देख लिया, कोई और लोकसभा का नाम बताइए, इतने लोग गए हों, एक लोकसभा का नाम बता दीजिए, आपके तो रिपोर्टर हर जगह हैं। तब 20 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, गवर्नर साहब, उसके बावजूद भी ऐसे नेताओं को 13 कराने के लिए बुलाना पड़ा। तो उसके बाद ये सब तस्वीर साफ है ना, क्या कमेंट करें इसके बारे में, लोग समझ गए, देख लिए। तो फिलहाल इस बातचीत के लिए राजीव राय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद एक आखिरी सवाल कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। भीड़ से अलग हट कर लगी, ऐसी बातचीत होनी चाहिए, सवाल हर कोने से आने चाहिए। पीड़ा तब होती है, मैं तो उस ज़माने से चैनलों पर आता हूँ जब जो लोग नहीं रहे, जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी, और अभी भी कुछ लोग हैं, उस समय और आज के समय में एक मैं मीडिया के साथियों से बड़ी विनम्रता से, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जब आप दावा करते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहा है। पहले लोग, बचपन में हम कहते थे अखबार पढ़े हो, आज कहते हैं अखबार देखे हो। पढ़ने से देखने का सफ़र बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश यहाँ भी है, जैसे हमारे लोकतंत्र में नेताओं को सुधार करने की ज़रूरत है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि पहले क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी नेताओं के लिए इस्तेमाल होता था, अब कहीं ना कहीं ये ठप्पा आप लोगों पर लग रहा है। विनम्रता से निवेदन है, कोई आरोप नहीं है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी इंट्रोस्पेक्शन करिएगा और देश को सही तस्वीर जाए, इसकी कोशिश करिएगा। तो ये थे राजीव राय, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। दर्शकों से एक और घोषणा, या कहिए कि एक जानकारी, कि लगातार ऐसे ही मंच पर एक एक करके नई नई शख्सियत के साथ हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार, धन्यवाद।